हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय ललितपुर। ये ऑनलाइन क्लास है अभ्युदय ललितपुर की, ठीक है। और इससे पहले अभी जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ आपके, वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। उसका पहला एक लेक्चर हो चुका है, वो आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, जिसपे हमने डिस्कस किया था कि जो भारतीय समाज है उसकी आखिर क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। और आज का देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सैलिएंट स्ट्रक्चर या फिर सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर या फिर सामाजिक संरचना। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर सोशल स्ट्रक्चर भारत में कैसा है, ठीक है। इसके पहले मैं तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या कवर किया है, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है भारतीय समाज की विशेषताएं। तो भारतीय समाज की विशेषताओं में मैंने पहले बताया था डाइवर्सिटी, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना और कल्चरल वैल्यूज। तो पिछले लेक्चर में हमने जो कवर किया है वो ये वाला पोर्शन है कि भारत में जो डाइवर्सिटी है आखिर इसका क्या पहलू है, ठीक है। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत कैसे सजो के रखे हुए है, कैसे डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे फल फूल रही है और उसमें भी एकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने देखा जो डाइवर्सिटी है उसके कितने फीचर्स हैं, कई सारे फीचर्स हैं। मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कास्ट है, मल्टी लिंगुअल है। इनमें हमने देखा था कि मल्टी एथनिक मीन्स कितने एथनिसिटी के लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं। मल्टी रिलीजियस बताया था कि कई धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। मल्टी कास्ट सिस्टम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो कई सारी कास्ट हैं, उसमें फिर सब कास्ट हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, कास्ट आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब हम जब कास्ट सिस्टम, इसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे आखिर कास्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर मल्टीलिंगुअल होगा। आज जो हमारा फोकस है, मेन फोकस होगा, वो होगा इस पे, सोशल स्ट्रक्चर पे। सोशल स्ट्रक्चर में फैमिली सिस्टम हो गया। फैमिली सिस्टम क्या होता है, किनशिप या फिर रिश्तेदारी या फिर नातेदारी क्या कहलाती है, ये भारतीय समाज में किस तरह की है, ये सब हम इसमें आज जानेंगे। तो हमारा ये जो है आज का मेन टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना, ठीक। इसके अलावा देखो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखो, ये 2024 और 2023 2020 में आ चुके हैं। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड, ठीक। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़ रहे हैं, लेकिन बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस डिस्कस। किंतु अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। मेनली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फिलहाल जो है इंटरकास्ट मैरिजेस तो बढ़ी हैं, लेकिन अंतर धार्मिक या फिर इंटर रिलीजियस जो विवाह है वो अभी तक उनमें इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो आखिर इसके क्या रीजंस हैं, इसको हमें डिस्कस करना है। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। मीन्स भारत में जो जातीय अस्मिता है वो गतिशील भी है और स्थिर दोनों ही है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें जानेंगे कि कास्ट आइडेंटिटी क्या होती है। कास्ट आइडेंटिटी, जब कास्ट पढ़ेंगे तो कास्ट आइडेंटिटी के बारे में बताया जाएगा कि कैसे जो है अगर कोई बाय बर्थ किसी कास्ट में है तो उसका वो क्या हो जाता है, उसकी वो पहचान बन जाती है। फिर इसमें कई टर्म्स आएंगी जिसको मैं कहता हूँ कीवर्ड्स हैं, जैसे हो गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं। तो जब ये कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग दी मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, इसको उदाहरण समेत क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। उदाहरण सहित इसको एलैबोरेट करना है। देखो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस क्यों बताता हूं, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि हमें किस तरह से आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, हमारी अप्रोच इस एग्जाम को लेके क्या होनी चाहिए,
हम अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को किस वे में कवर करना है। जैसे कि मान लो कि न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, तो हमने न्यूज़पेपर में कोई कास्ट एट्रोसिटीज़ की कोई न्यूज़ सुनी, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का है, अफर्मेटिव एक्शन है, इन सब पे कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। ठीक है, कहीं पे कोई कमेटी है, या फिर जैसे एनसीबीसी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, एनसीएससी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो ये अपनी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। तो उन रिपोर्ट्स में से हम क्या डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स में उनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आंसर तभी एनरिचमेंट आंसर का होगा जब हमारे पास फैक्ट्स होंगे। कोई भी आंसर लिखने से पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, उसके फैक्ट्स होने चाहिए, स्टैट्स होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें किसी भी आंसर में हमें ये चाहिए ही चाहिए है, ताकि आपको जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो अच्छे से अच्छे मिलें। ठीक है, ये कब आएंगे? जब आप जो करंट इशू है, जो करंट टॉपिक्स हैं या जो इशू चल रहा है उसके बारे में क्या रहें, अपडेटेड रहें। तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या स्टेटस है, क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या डाटा, क्या आंकड़े हैं जो हमारी प्रिपरेशन में या हमारे आंसर्स में हमारे आंसर को एनरिच करेंगे या वैल्यू एडिट करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं हर क्लास में आपको ये बताता रहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कास्ट आइडेंटिटी हो गया, तो कास्ट आइडेंटिटी हमारे लिए क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। मींस सबसे पहले तो इस आंसर को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भारत का कास्ट सिस्टम है क्या, आखिर कास्ट सिस्टम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट आइडेंटिटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। कास्ट आइडेंटिटी आपको तब पता चलेगी जब आपने कास्ट सिस्टम पढ़ा होगा और इनके एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे, तभी जाके ये कीवर्ड्स जो है आपके फ्रेम होते हैं। क्योंकि अगर कीवर्ड्स नहीं है आंसर में तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप जब भी मैं क्लास लेता हूं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप जो है कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए। जैसे अगर आप चाहो तो इनको बीच बीच में लिख भी सकते हो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, कास्ट आइडेंटिटी हो गई, इंटरकास्ट मैरिजेस हो गए, या फिर इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो गई। ये सब क्या है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स आपके यूज होंगे सारे आंसर्स में, खासतौर पे ऐसे में, क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में भी आपको ये कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके आपका आंसर एनरिच होगा और उसमें वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है, तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको आप देखते रहिए बीच बीच में कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। मींस जो हमारे सोसाइटी में जो हमारे संबंध है, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है सोशल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे रिलेशनशिप क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सोशल स्ट्रक्चर, या फिर संगठित व्यवस्था में हमारे जो संबंध हैं वही क्या कहलाएंगे, सोशल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ठीक है, ये इसमें क्या क्या शामिल होता है? पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। मींस हम सोसाइटी में या समाज में किस तरह से लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। हमारा यही इंटरेक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया। ये सब क्या तय करेगा कि उसमें हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस वैल्यू पर बेस्ड है। ठीक है, तो कितने सारे कीवर्ड्स आ गए देखो। एक हो गया सोशल रिलेशनशिप्स, एक हो गया सोशल रिलेशनशिप्स। दूसरा क्या हो गया? इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन या इंटरेक्शन इन सोसाइटी। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स ऑफ द सोसाइटी। मींस उस सोसाइटी के जो रूल्स हैं, देखो हम जब भी सोसाइटी में रहते हैं हम कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। एक समाज ने एक रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, उस समाज के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, जिसमें हमें कुछ सोसाइटी राइट्स देती है, कुछ हमें ड्यूटीज देती है। ठीक है, यही सब मिलके क्या बनाती है? सोशल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसका हम एक क्या है, पार्ट है। ठीक,
तो इसमें व्यवहार और अंतःक्रिया के स्वरूप क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो समाज के कामकाज को आकार देते हैं। मान लो जैसे कोई एक गेम है, आप कोई गेम खेल रहे हो, उस गेम में आपसे कहा जाए कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, आपको जैसा खेलना है आप खेलो। क्या उस गेम में आपको पता चलेगा कि आप गेम खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो? कोई रूल्स तो है नहीं। तो जब एक सेट ऑफ रूल्स जब लागू होते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वही हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारे रिलेशनशिप में हमारा व्यवहार या फिर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना में हमें मालूम होती हैं। ठीक है, ये देखिए जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे, ये देखिए जो रेड इंक से, जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, या फिर पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो गया, इंटरेक्शंस हो गए। ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। इनको आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं। ये सेट रूल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कुछ आपके पर्सनल लॉ हो गए, कस्टम्स हो गए, आपकी परंपरा या ट्रेडिशंस हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉर्म्स कहलाते हैं। सेट रूल्स मींस कुछ लॉ है जो सोसाइटी के अंदर लाए गए हैं, कह सकते हो कि मोरल लॉ है, कस्टमरी लॉज हैं, कुछ कस्टमरी लॉज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई रूल लाती है तो ये सारे के सारे क्या है, सोशल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। यहां तक कि गवर्नमेंट भी एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, यह क्या है, यह रैंडम नहीं है। कोई भी सोशल स्ट्रक्चर रैंडम नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, यह क्या है, रैंडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स है और नॉर्म्स है, इनकी वजह से ही तो जो है सोशल स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये रैंडम है। सोशल स्ट्रक्चर रैंडम नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए सोशल स्ट्रक्चर में क्या है। एक है आपका ऑर्गेनाइज्ड सोशल नॉर्म्स, तो ध्यान से समझिएगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में क्या कहा, एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइज सोशल रिलेशनशिप हो गया, और कुछ क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं और नॉर्म्स हैं। ठीक है, जो कि आपके क्या हो सकते हैं, मोरल रूल्स हो सकते हैं, कस्टमरी रूल्स हो सकते हैं, या फिर लॉ हो सकते हैं, या फिर आपके जो गवर्नमेंट रूल्स हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सेट ऑफ वैल्यूज, आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, एक बिहेवियर आपका बिहेवियर मींस आपका बिहेवियर जो आपसे बड़े हैं या फिर जो थोड़े एल्डर सिटीजन्स हैं उनके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बच्चे हैं तो हमारा बिहेवियर उनकी तरफ कैसा होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट क्या हो गया, ये सारा का सारा पार्ट ही सोशल स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अभी मैंने बताया क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा राइट्स और ड्यूटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें खाली अपने राइट्स ही एंजॉय नहीं करने हैं,
हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो कि हमको क्या करनी है, फॉलो करनी है। कुछ हमारी ड्यूटीज होती हैं जो दूसरों के प्रति होती हैं, हमें उनको फुलफिल करना होता है। कुछ हमारे राइट्स हैं जो हमको समाज हमें क्या करती है, हमें देती है। ठीक है, ये सारे का सारा ये क्या हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इसके बाद देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या विशेषताएं हैं सोशल स्ट्रक्चर की। ठीक है, पहली क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन या सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं कौन सी हो गई हैं, जैसे कि इसमें फैमिली भी आ गई, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आ गए। ठीक है, इसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स भी आ गए। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, यहां तक कि आपकी गवर्नमेंट खुद आ गई। ठीक है, ये कि सारे के सारे क्या हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए। हम जिसका पार्ट होते हैं, हम जहां पर काम करने जाते हैं या फिर जहां पे हम सेवाएं देने जाते हैं और सेवाएं लेने भी जाते हैं। ठीक है, यही सारे के सारे क्या हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, फैमिली हो गया, एजुकेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट हो गई। ठीक, ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा रोल एंड स्टेटस। अब सोसाइटी में हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या, हमारी पढ़ाई ये सब। ठीक है, तो मान लो कोई क्या है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है, इंजीनियर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हो गए, ये उस सोसाइटी में क्या हो गए, हमारे रोल हो गए। इसके अलावा ये तो हो गए आपके आउटसाइड सोसाइटी में आपके क्या क्या रिलेशन है। इसके अलावा इसके आपका क्या क्या रोल है, सॉरी। इसके अलावा फैमिली में हो सकता है फादर हो, मदर, ग्रैंडफादर हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तो ये सारे के सारे रोल जो है वो क्या हो गए, ये सब सोशल स्ट्रक्चर का क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी में हायरार्की कैसे तय होती है, सोसाइटी में हायरार्की तय होती है कि आपका काम या फिर आपकी फिलहाल भारत में जो है क्या है, कास्ट बेस्ड हायरार्की हो सकती है। आपकी जाति के आधार पर आपको बांटा जा सकता है। ठीक है, किस हायरार्की में आप आते हैं, तो ये हो गया कास्ट सिस्टम में हायरार्की। इसके अलावा हो गया कास्ट के अलावा ऑक्यूपेशन, मींस आपका व्यापार। तो व्यापार के आधार पर आप किस हायरार्की में आते हैं। ठीक है, व्यापार हो गया, कास्ट हो गया। इसके अलावा आपकी जो जॉब है या फिर आप क्या पेशा है आपका, उसके हिसाब से। मान लो कोई क्लर्क है और कोई जीएम है, तो यहां एक कंपनी में क्या आ गई, हायरार्की आ गई ना। ये हो गया क्लर्क, ये क्या हो गया, जीएम हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। तो यहां भी हायरार्की है। ठीक है, ये कौन सा सोशल स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा ये एक सोसाइटी या एक ग्रुप में, सोशल ग्रुप में, कम्युनिटी में क्या कास्ट है, कास्ट के अंदर भी क्या हो गई, सब कास्ट हो गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हायरार्किकल बेस्ड क्या हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया। एक विशेषता ये हो गई। नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये मैं तुमको बता ही चुका हूं कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोशल स्ट्रक्चर में कैसे तय होते हैं। कुछ हमारे कस्टमरी हो गए, मोरल हो गए, ट्रेडिशनल हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्म्स हैं जो हमें क्या होते हैं, हमें फॉलो करने होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक है, ये नॉर्म्स हो गए। इसके अलावा इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस कैसे हो गई, देखो अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट किस पर डिपेंडेंट होता है, टीचर पे। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो टीचर पर डिपेंडेंस, तो स्टूडेंट की डिपेंडेंसी किस पे आ गई, टीचर पे आ गई। कोई चाइल्ड है, चाइल्ड की डिपेंडेंसी किस पे है, पेरेंट्स पे है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी में क्या हो गया, इकोनॉमी में पॉलिसीज हैं। ठीक है, इकोनॉमी में जो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट तय करती है, उन पॉलिसीज पे तो हम डिपेंडेंट हैं। ये भी तो एक डिपेंडेंसी हो गई।
ठीक है, कि हमारी इनकम क्या होगी, हमारे जो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे रूल्स जो फॉलो करते हैं, तो ये सब किस पर डिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट के लॉ या रूल्स पर डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम द फुल्ली इंडिपेंडेंट पर्सन या आई हैव टोटल फ्रीडम, मेरे पास 100% फ्रीडम है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। हम जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक का भी डिसीजन क्या होगा, हम पे इफेक्ट डालेगा, हमें अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, यही क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया कि देयर इज अ इंटरडिपेंडेंसी इन सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। ठीक, देखिए आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन से भारत में क्या आया, वेस्टर्नाइजेशन आ गया। वेस्टर्नाइजेशन ने हमारे फूड, क्लोथिंग, यहां तक कि एजुकेशन और इकोनॉमी, यहाँ की सोसाइटी को, सभी को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, इन सब पे अपना प्रभाव डाला ग्लोबलाइजेशन ने। क्या, तो हमारा क्या हुआ, हल्का सा हमारा क्या हो गया, हमारा वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा है और हम अपनी जो फेस्टिवल्स हैं वो भी मनाते हैं। तो हम अपने ट्रेडिशंस को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मीन्स जो बाहरी दुनिया में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अडेप्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाया है कि देयर इज अ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन सोसाइटी। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया, ये इसके एग्जाम्पल हो गया ये वाला। इसके अलावा देखो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होते हैं, वही जो आपके नॉर्म्स हैं, आपके रूल्स हैं। फिर एक जुडिशियल सिस्टम भी है जो कि अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको पनिशमेंट भी हो सकती है या कुछ पेनल्टी भी हो सकती है। तो देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। ठीक है, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म कौन से हो गए, जो आपकी वैल्यूज हैं, आपके नॉर्म्स हैं, यही तो हमें कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर हमने ये नहीं कहा कि जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा कोई रूल नहीं हुआ तो सोसाइटी में आप जानते हैं कितनी अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि हमें ऐसा ही करना है। वो क्या है, एक सोसाइटी को एक मोरल सोसाइटी या नैतिक समाज में ढालने के लिए बनाए गए हैं, जो कि सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, तभी तो नॉर्म्स माने गए हैं। ठीक है, यही नॉर्म्स क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल। ठीक है, जो कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में किसी के भी, ठीक है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो इन सोशल जो मैकेनिज्म्स हैं इनसे क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या होती है, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी देखिए, सोशल मोबिलिटी में आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप क्लर्क पोस्ट पे शामिल हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्लर्क पोस्ट पे शामिल हुए, आपने एग्जाम दिए या फिर आपका प्रमोशन हुआ और आप उस पर मैनेजर बन गए, तो आपका जो स्टेटस है वो क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ठीक है, आपका जो सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेटस है वो ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल मोबिलिटी। मींस आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल मोबिलिटी हो गया। या फिर किसी का डिमोशन हुआ तो वो नीचे आ गया, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल मोबिलिटी, या तो अप है या फिर डाउन है। ठीक है, इसके अलावा देखो मान लीजिए आप टीचर थे,
टीचर हैं एक किसी स्कूल में, आपके पास ऑफर आया और आपने क्या किया, आपने एक दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया। आपके पास ऑफर आया और आपने क्या किया, एक दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया सेम टीचिंग के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए। तो ये कौन सी मोबिलिटी हो गई, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज मोबिलिटी ये वाली हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। इसके बाद इसके अलावा देखो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी क्या हो गई, आजकल किसका जमाना है, एआई का जमाना है। ठीक है, आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या कंपनीज हैं, कंपनीज में धीरे धीरे किसका चलन बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई का। तो एआई का चलन बढ़ने से क्या हो रहा है, एक तरह से पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। जो काम एआई आसानी से कर सकता है वो शायद किसी ह्यूमंस को कई दिनों में करना पड़े, कई दिन लग जाए उसको करने में। तो इसमें क्या है, इसमें एआई जो है हेल्प कर सकता है। और मशीनरी, जो ऑटोमेटेड मशीनरी है, ये भी क्या है, कंपनियां अब ये अपना रही है। तो इसने कैसे इम्पैक्ट डाला किस पे, सोसाइटी पे, ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे। तो क्या हो गया, ये पूरी तरह से एक तरह से स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। जैसे कि जहां पे एआई की जरूरत नहीं थी, अगर हमने वहां पे भी एआई ला दिया तो ये क्या हो गया, यहां पे जॉबलेस या फिर जो भी जॉब थी वो क्या हो गई, कम हो जाएंगी, क्योंकि उनका काम अब कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। ठीक है, तो एआई ने सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट किया है, क्या क्या उसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो गए एआई को किसी भी चीज में इंट्रोड्यूस करने से। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी समझ में आई। इसके अलावा देखो कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस देखो सोशल स्ट्रक्चर में, जब भारत में क्या हुए, वॉर हुए, कई सारे इन्वेजन या फिर हमले हुए बाहर से, फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो इन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं क्या किया, कल्चर को प्रभावित किया। उस कल्चर में कुछ चीजें शामिल हुई, कुछ कल्चर से कुछ चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे गायब भी होती जा रही हैं, क्योंकि हम उसके प्रति क्या है, सजग नहीं है। ठीक है, तो यही इन्फ्लुएंस क्या कहलाएगा, कल्चरल इन्फ्लुएंस कहलाएगा। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक, इतना समझ में आया। कौन से हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशन बताया, जिसमें फैमिली, एजुकेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट खुद। ठीक है, इसके अलावा देखो रोल्स एंड स्टेटस, इसमें हमारा काम होगा कि हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, वो ही बताएगा कि सोशल और रोल और स्टेटस। जैसे कि मान लो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हम एक क्या करते हैं, कैरेक्टर अदा ही तो करते हैं। ठीक है, आपने राजेश खन्ना का एक फेमस डायलॉग सुना होगा, उसका क्या है कि ये क्या है, रंगमंच है, जिसके हम क्या है, सबके सब कलाकार हैं, जिसका सबका एक क्या है, रोल है, वो प्ले करना है। ठीक है, यही हो गया सोशल स्ट्रक्चर में रोल्स। इसका हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन देखो, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में देखो कास्ट हायरार्की हो गई, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशन में आपकी हायरार्की क्या होगी। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज बता दिया, कस्टमरी या फिर मोरल हो गए, ट्रेडिशनल हो गए, ये सारे की सारे क्या है, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, लॉ है। इंटरडिपेंडेंसी बताएगी, कैसे सोसाइटी में लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, कैसे हम मॉडर्नाइजेशन को अपना रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं और अपने जो ट्रेडिशंस हैं उसको भी आगे लेके
चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म बताया कि कैसे कि समाज में अगर कोई कुरीतियां हैं, कोई बुराइयां हैं, तो कैसे उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए एनिमल सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस, आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 26 मीन्स आपके रिलीजियस, जो आपके धार्मिक मामले हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहीं कहीं पे एनिमल सैक्रिफाइस जो है वो क्या था, वैलिड था, वहां उसको क्या कहा गया था कि ये सही है, लेकिन ये क्या है, एक अमानवीय प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको जो है अगर हटाना है तो आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है, अगर कोई इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इनह्यूमन अमानवीय प्रथा, प्रैक्टिस, ठीक है, अगर है तो सरकार उसको क्या कर सकती है, उसको उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये कौन सा कह रहा है, आर्टिकल 26। यही क्या है, यही तो सोशल कंट्रोल है। ठीक है, यही सारे क्या है, मैकेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, सोसाइटी में रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोशल रिफॉर्म। देखो यहां से एक कीवर्ड निकल के आया, कौन सा, सोशल रिफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा देखो सोशल मोबिलिटी बताया, कैसे जो है वर्टिकल मोबिलिटी है या फिर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है या फिर स्ट्रक्चरल मोबिलिटी है, वो सब आखिर क्या होती है। ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, हम संस्कृति में कैसे हम बदलाव करते हैं और कैसे उसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सोशल स्ट्रक्चर की क्या हो गई है, विशेषताएं। ठीक है, इसके अलावा देखो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी या फिर समाज की क्या रूपरेखा है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समाज की रूपरेखा में एक तो पढ़ेंगे फैमिली सिस्टम, या फिर इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, किनशिप सिस्टम। ये हो गई आपकी परिवार की जो व्यवस्था है वो हो गई। किनशिप सिस्टम क्या हो गया, आपकी नातेदारी या फिर रिश्तेदारी। ठीक है, ये हो गया रिश्तेदारी या नातेदारी। इसके अलावा मैरिज सिस्टम, जो विवाह व्यवस्था है भारत में, आखिर वो क्या है। ठीक है, तो मैरिज में या फिर एंडोगेमी हो गया, एक्सोगेमी हो गया, ये सब मैरिज सिस्टम अभी भारत में क्या चल रहा है, अलग अलग जनजातियों में मैरिज सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी किससे स्टार्ट कर रहे हैं, किनशिप या फिर रिश्तेदारी में। मान लीजिए कि आप जो है, वैसे फिलहाल पीसीएस में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा गया, डिस्कस दी क्वेश्चन आया, डिस्कस दी फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, आपको लिखना है 150 वर्ड्स में या फिर 10 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स है, इसका मतलब आपको कितना लिखना है, 1 पेज और 1.5 पेज अप्रॉक्स। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 150 कितना होता है, 1.5 पेज होता है। ठीक है, तो डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो इंट्रो लिखा जाता है कि सोसाइटी क्या है या इंडियन सोसाइटी क्या व्यवस्था है, क्या उसकी विशेषता है, ये यहाँ से हम इंट्रो इसका स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रेमवर्क,
फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो 3 फ्रेमवर्क हो गए, क्या हो गए? एक तो हो गया किनशिप या फिर किनशिप या नातेदारी। इसके अलावा फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम में क्या हो गया? ठीक है, यह हो गया ये परिवार व्यवस्था, ठीक है, और मैरिज, मैरिज सिस्टम। इनको हम क्या करेंगे? इनके बारे में 2-3 पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्या इसमें चेंजेस आए हैं वो लिखेंगे। चेंजेस आए हैं तो हमारे चैलेंजेस क्या हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फिलहाल जो कि इसको बदल रहे हैं, इसको मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए, चैलेंजेस हो गए। इसके बाद क्या लिखेंगे? वे फॉरवर्ड, आगे क्या किया जा सकता है या फिर मेजर्स टू बी टेकन। ठीक, और लास्ट में क्या हो गया? कंक्लूजन। तो ये क्या हो गया? पूरे आंसर का एक स्ट्रक्चर हो गया। जब भी आप आंसर को एड्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे? हेडिंग और सब हेडिंग में लिखेंगे उस आंसर को। तो फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमें बनाना सीखना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ठीक है। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है? किनशिप। किनशिप सिस्टम या फिर नातेदारी व्यवस्था। किनशिप सिस्टम क्या कहलाता है? देखो, द किनशिप सिस्टम इज द वे पीपल आर कनेक्टेड थ्रू फैमिली टाइज इंक्लूडिंग ब्लड रिलेशंस, मैरिज और अडॉप्शन। सिंपल भाषा में समझिए कि आपकी रिश्तेदारी क्या है। आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ, ये क्या हो गए? ब्लड रिलेशन हो गया। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी वाइफ के साथ क्या रिश्ते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन से बाहर मैरिज सिस्टम में आ गया, ठीक है। मैरिज सिस्टम से आपके क्या हो गए? और रिलेशन बढ़े। आपके जो वाइफ के जो साइड से जो रिलेशन बनेंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये मैरिज वाले हो गए। अडॉप्शन मीन्स अगर आपने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया है तो उस चाइल्ड के आपसे रिलेशन और उसके आपके उससे रिलेशन, ठीक है। ये साले नातेदारी क्या कहलाएगी? यही किनशिप कहलाती है, ठीक है। किनशिप या फिर नातेदारी, ठीक है। इट शेप्स क्या? फैमिली रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल रिलेशंस इन सोसाइटी, ठीक है। यही नातेदारी क्या करेगी? हमारे सोसाइटी में रिलेशनशिप, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उसको क्या करेगी? एक शेप देगी, ठीक है। उसको क्या करेगी? एक शेप देगी, ठीक है। तो इट शेप्स फैमिली रोल्स, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल रिलेशनशिप्स। तो समझ में आया नातेदारी क्या होती है, ठीक। इसके अलावा देखो, टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम मींस जो रिश्तेदारी है या नातेदारी है वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे कितने हो गए? 3 तरह के। कौन से? जूनियल, ठीक है। कौन से? जूनियल किनशिप या फिर रक्त संबंधी। आपके जो ब्लड रिलेशंस होंगे, जो ब्लड रिलेशंस होंगे, ठीक है, यही क्या कहलाएंगे? आपके कौन से? जूनियर किनशिप, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपके मदर हो गया, फादर, ब्रदर या सिस्टर, तो ये क्या हो गए? ये हो गए कौन से? जूनियर सिस्टम, ठीक है। कौन से? जूनियर किनशिप या फिर रक्त संबंधी, ठीक है। इसके अलावा देखो, एफिनल किनशिप। एफिनल किनशिप या फिर वैवाहिक नातेदारी मींस आपके जो हस्बैंड है या फिर हस्बैंड की जो फैमिली है, ठीक है। इसके अलावा जो वाइफ हो गई और वाइफ की फैमिली, तो इनमें जो रिलेशनशिप बनेंगे, ठीक है, जो नए रिश्ते बनेंगे वही क्या है? ये सब वैवाहिक नातेदारी या एफिनल किनशिप हो गई, ठीक है। यहां समझ में आया? रक्त संबंधी, वैवाहिक नातेदारी, और एक हो गया लास्ट में फिक्टिव किनशिप या फिर
काल्पनिक रिश्तेदारी, काल्पनिक रिश्तेदारी में क्या हो गया, इनके अलावा भी जो भी रिलेशनशिप होंगे, इनके अलावा जो भी रिलेशनशिप आएंगे वो किस में आएंगे, फिक्टिव में आएंगे, फिक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। और फिक्टिव रिलेशनशिप देखो क्या हुआ है, या फिर काल्पनिक, फिक्टिव या काल्पनिक। काल्पनिक रिलेशनशिप में आप देखिए इसमें क्या कहा गया, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके पड़ोसी या फिर आपके जो नेबर्स हैं वो हो गए, आपके कॉलीग्स जो कि आपके ऑफिस में काम करते हैं उनसे क्या रिलेशन है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के साथ जो स्कूल में, कॉलेज में हो गया है या फिर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, ये सारे किस में आएंगे, फिक्टिव या काल्पनिक रिश्तेदारी में, ठीक है। समझ में आया। तो पहला कौन सा हो गया, ब्लड रिलेटेड। दूसरा कौन सा हो गया, मैरिज रिलेटेड, ठीक है, या फिर एफिनल। तीसरा कौन सा हो गया, फिक्टिव, फिक्टिव या फिर काल्पनिक, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तीनों टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, ठीक। इसके बाद देखो रूल ऑफ किनशिप। अब किनशिप के क्या रूल है, किनशिप के क्या रूल है, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, कि मैरिज किस तरह से है, एंडोगेमी है या फिर एक्सोगेमी है, मीन्स अंतर्विवाह है या फिर बहिर्विवाह है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। इसके अलावा दूसरा क्या है, विरासत, विरासत या इनहेरिटेंस, विरासत या इनहेरिटेंस, ठीक है। ये दो तरह से होगा, या फिर या तो पैट्रिलिनियल हो गया या फिर पितृसत्तात्मक, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिलिनियल या फिर मातृसत्तात्मक, ठीक है। तो किनशिप के रूल दो तरह से बनेंगे, एक तो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ठीक है, कि मैरिज किस तरह से हो रही है। दूसरा विरासत, जो पिता से या फिर माता से जो भी विरासत है वो ट्रांसफर हो रही है, या फिर जो उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि पावर जिसके हाथ में जा रही है, डिसीजन मेकिंग पावर, नॉट पावर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी, ये किसके हाथ में जाएगी, ठीक है, ये किसके पास जाएगी, किससे जाएगी, मीन्स माता की तरफ से जाएगी या फिर पिता की तरफ से जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके रूल्स हो गए, ठीक। देखिए आप यहां पे जो एंडोगेमी है या अंतर्विवाह, ठीक है, अंतर्विवाह क्या कहलाता है, अंतर्विवाह क्या कहलाता है, अंतर्विवाह ये है कि अगर सेम कास्ट है, सेम क्लैन या फिर सेम कास्ट, सेम क्लैन या फिर उसको क्या कहते हैं, कुल, ठीक है, सेम कास्ट में हो गया, सेम क्लैन में हो गया, तो ये क्या हो गई, ये एंडोगेमी हो गया। मींस आपकी जो शादी है, आपका विवाह जो है वो अगर सेम कास्ट में हो रहा है, एक ही कास्ट के अंदर हो रहा है, एक कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, ठीक है, सोशल ग्रुप क्या है, कॉमन है, तो वो क्या हो गया, एंडोगेमी हो गया। और देखिए एंडोगेमी ही भारत में क्या है, यही इसका क्या है, प्रीवैलेंस है या फिर प्रचलन, इसका है प्रचलन एंडोगेमी का, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको भारत में एंडोगेमी और एक्सोगेमी कहां कहां पे लगता है, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। एक्सोगेमी मींस अपने कास्ट या क्लैन से
बाहर निकलकर जो भी विवाह होगा, मीन्स अगर किसी की कास्ट कुछ है और किसी और दूसरी कास्ट है, मीन्स दो अलग अलग जातियों में विवाह, अंतर जातीय विवाह, ये क्या हो गए? एक्सोगेमी हो गए। मीन्स आप अपने कास्ट से बाहर जा रहे हो तो ये क्या हो गया? एक्सोगेमी हो गया। ठीक है, देखो भारत में क्या प्रचलन है? भारत में क्या प्रचलन में है? भारत में एंडोगेमी या फिर अंतर विवाह और एक्सोगेमी या फिर बहिर्विवाह, आखिर ये कहां कहां लागू होता है? ठीक है, देखो एंडोगेमी कहां लागू होती है? आपने देखा होगा कि जो अधिकतर जो विवाह होते हैं वो क्या होते हैं? सेम कास्ट क्लैन, सेम कास्ट मैरिजेस होती हैं। ठीक है, हालांकि भारत में अब क्या है? इंटरकास्ट मैरिजेस का चलन भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, ये चलन भी अब क्या है? बढ़ रहा है। तो यहां पे फिलहाल ओवरऑल भारत क्या फॉलो करता है? भारत में जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो अधिकतर अभी क्या फॉलो करते हैं? एंडोगेमी या फिर सेम कास्ट। ठीक है, सेम कास्ट। लेकिन हम एक्सोगेमी भी फॉलो करते हैं। एक्सोगेमी कैसे फॉलो करते हैं? आपने देखा होगा कि अगर कोई समान गोत्र का है, अगर कोई समान गोत्र का है तो उसमें शादी नहीं हो सकती। ठीक है, इसका रीजन क्या है? सेम गोत्र या फिर समान गोत्र होने का मतलब है कि जो उनके एंसेस्टर थे, जो उनके एंसेस्टर हैं वो क्या हैं? एक ही हैं, मतलब एक ही फैमिली ट्री के लोग हो गए। ठीक है, तो वो तो भाई बहन हो गए फिर। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? तो सेम गोत्र का मतलब है कि उनकी जो रूट है या फिर जो उनका एंसेस्टरशिप है वो सब क्या है? वो समान है। इसलिए भारत में सेम गोत्र नहीं फॉलो होता है। ठीक है, हम क्या फॉलो करते हैं उसमें? एक्सोगेमी, बहिर्विवाह। मीन्स निकल के क्या आया? कास्ट एंडोगेमी, जाति समान हो लेकिन जो गोत्र है वो क्या हो? एक्सोगेमी। मीन्स समान जाति भिन्न गोत्र। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों फॉलो करते हैं, एंडोगेमी भी और एक्सोगेमी भी। अब समझ में आया कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह दोनों कहां कहां कैसे कैसे लागू होता है, और समान गोत्र में हम क्यों शादी हमारे यहां नहीं होती है। पहला रीजन क्या हो गया? एंसेस्टरशिप वाला। दूसरा जो है, हम समान गोत्र में शादी ना करके क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। क्या प्रिजर्व करते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो समान गोत्र में शादी ना करके जेनेटिक डाइवर्सिटी और जो एंसेस्टरशिप है इसको हटाया जाता है, और इसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रहे? प्रिजर्व रहे। ठीक, समझ में आया? एंडोगेमी और एक्सोगेमी कास्ट में और गोत्र में दोनों कैसे लागू होते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा पेट्रीलिनियल पितृसत्तात्मक वंश, वो क्या होता है? अगर आपके यहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? फादर के पास है, तो फादर से ही किस में ट्रांसफर होगी? उनके सन में, जो उसका पुत्र होगा। ठीक है, ये ट्रांसफर होगा, यही क्या है? इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। तो अगर पिता से पुत्र में ट्रांसफर हो, वो क्या कहलाएगा? पैट्रिलिनियल डिसेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि भारत में अधिकतर प्रचलन किसका है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था का, पितृसत्तात्मक वंश। ठीक है, और एक हो गया मातृसत्तात्मक वंश। क्या हो गया? जहां पे फॉलो किसका हो? मदर का। मदर से जो है इनहेरिटेंस मिले, या फिर विरासत किससे मिले? मदर से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि
अगर पैट्रिलिनियल है मींस सत्तात्मक, देख लेना सही लिखा है कि नहीं हिंदी में। पैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल है अगर तो फादर से विरासत किसमें ट्रांसफर होगी? सन में, ठीक है। और अगर मैट्रिलिनियल है तो किससे ट्रांसफर होगी? मदर से। सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। यहां पे जो होगा वो होगी यंगेस्ट, जो यंगेस्ट डॉटर होगी, यंगेस्ट डॉटर में। तो अथॉरिटी किसके पास ट्रांसफर होगी? यंगेस्ट डॉटर में। ये कहीं आपने देखा है, इसका एग्जाम्पल कहीं पढ़ा है? ये तो आपने पढ़ा होगा, हर जगह ही पितृसत्तात्मक है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो क्या है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन कई जनजातियों में, कई ट्राइब्स में, या फिर सदर्न इंडिया में, दक्षिणी भारत में, आप ये प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। आपने एक नाम सुना होगा एंशियंट हिस्ट्री में, का नाम क्या था? गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र सतकारणी। इस नाम को पढ़ने से आपको क्या फील आती है? देखो जरा, इसमें क्या है? गौतमीपुत्र मींस किसका पुत्र है? गौतमी का। तो ये अपने नाम में क्या लगाया है? अपनी मदर का नाम लगाया हुआ है, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकारणी, तो इससे पता चलता है कि इसका जो वंश होगा वो क्या हो गया? मैट्रिलिनियल, ठीक है। वो डायनेस्टी जो होगी वो क्या होगी? मैट्रिलिनियल या फिर मात्र सत्तात्मक डायनेस्टी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मेघालय में अगर आप जो खासी ट्राइब है, खासी जनजाति, अगर आप मेघालय में खासी जनजाति को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वहां पे अभी भी क्या है? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था क्या हो गई? इसका मतलब ये हो गया मैट्रिलिनियल में कि जो हस्बैंड होगा वो कहाँ रहेगा? अपनी वाइफ के घर पर, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये खासी ट्राइब में अभी क्या है? प्रचलन में है, ठीक है। अब तो फिलहाल क्या है? हर जगह चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ चेंज अब आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये चीज क्या है? वहां पे प्रिजर्व है, ठीक है। वहां भी इसको अभी भी ये ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है कि शादी होगी तो जो हस्बैंड होगा वो कहाँ रहने जाएगा? अपने वाइफ के यहाँ, ठीक है। और जो वहां की जो उसके बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, वो किसका नाम फॉलो करेंगे? अपनी मदर का, ठीक है। तो हमें यहां से क्या सीखने को मिलता है? हमें यहां से ये सीखने को मिलता है कि हम खासी ट्राइब से ये सीख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होता है, ठीक है। जब आप वुमेन पढ़ेंगे, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वुमेन इशू हो गए, तो वुमेन इशू में हम ये वाला एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं खासी ट्राइब का, कि वहां पर कैसे जो वुमेन एम्पावरमेंट एक तरह से हो सकता है। क्यों हो सकता है? सिंपल सी बात है, जब पैट्रियार्कल या फिर पैट्रिलिनियल, पैट्रियार्कल नहीं, पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी या फिर है अभी, तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास हो गई? ये हो गई जो उसका हेड होगा, मुखिया होगा, जो कि मेल होगा, जो आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर हो गए वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वुमन हो गई वो क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। वुमन किस पर डिपेंडेंट हो गई? अपने हस्बैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी अथॉरिटी सप्रेस हो गई? जो विमन की जो क्या हो गई? जो अथॉरिटी थी वो क्या हो गई? सप्रेस हो गई, क्योंकि वो अपने डिसीजंस, फाइनेंशियल हो गए, सोशल डिसीजंस हो गए, या फिर जो भी उसके डिसीजंस हैं उस पर उसका खुद का पूर्णतः अधिकार
वो नहीं होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिपेंडेंट होगा किस पे, अपने हस्बैंड पे, ठीक है, या फिर हस्बैंड के फादर पर। तो यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में जो वहां की जो हेड है वो कौन है, एक महिला है। अगर किसी फैमिली में अगर जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर जो अथॉरिटी है, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, आप याद रखिएगा। जब भी सोसाइटी पे, फैमिली पे अगर आपको आंसर लिखने आए पेपर में, तो आपको ये कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे उसमें आंसर में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया। अगर ये किसके पास है, मदर के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मदर है वो क्या है, रिस्पेक्टिवली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये रिस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट हो गया इन कंपैरिजन टू पैट्रिलिनियल सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी का सबसे बड़ा क्या हो गया, बेनिफिट वुमेन एम्पावरमेंट। यहां तक कि जो हाउसहोल्ड फाइनेंशियल डिसीजन होंगे वो भी कौन लेगी, वहां उसकी जो मदर होगी या फिर जो उस घर में जो लेडी होगी, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गई, मैट्रिलिनियल हो गई। बच्चों में नाम किसके होंगे, सरनेम, वो भी किसके होंगे, अपनी मदर के होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया एक बहुत बड़ा, कि पावर किसके पास रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास अथॉरिटी रहेगी, यही डिसाइड करेगी कि वो पितृसत्तात्मक है या फिर मातृसत्तात्मक है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ, ठीक। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करिए, आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करिए, उसमें लिखिए कि ये टॉपिक यहाँ से ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर मुझे टाइम लगा तो वो क्या कर दूंगा, उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, इसके बाद देखो अब क्या आ गया, जो किनशिप था ये क्या चल रहा है अभी। अगर सो रहे हो तो जाग जाना, फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी में किनशिप कंप्लीट हो गया। इसके अलावा देखो फैमिली सिस्टम, अब हम किस पे आ गए, फैमिली सिस्टम पे। तो यहां एक हल्का सा इसको समराइज कर दूं मैं, फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम, ठीक है। फैमिली सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फैमिली सिस्टम में सबसे पहले तो डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा आखिर फैमिली सिस्टम होता क्या है, फैमिली सिस्टम में इसके टाइप्स क्या हो गए, टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम। कौन कौन से नए फैमिली सिस्टम अब आ गए हैं, ठीक है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। जॉइंट फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, नियो फैमिली हो गया, जो नए अभी अभी जो लिव इन रिलेशनशिप हो गया, ये सब हम इसमें फैमिली सिस्टम में हम बात करने वाले हैं। जॉइंट फैमिली अगर है तो उसकी क्या विशेषताएं, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि आखिर फैमिली होती क्या है, किसे हम कहते हैं परिवार। तो फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में कई तरह के क्या है, यूनिट है, कई तरह की क्या है, यूनिट है, ठीक है, या फिर इकाई या फिर यूनिट, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट या मूलभूत या फिर फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी फैमिली, जिसमें कई तरह के क्या हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं। मदर फादर का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, उसके
रिलेशन कहलाएंगे उसके अंदर, लेकिन उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, सोसाइटी में क्या हो गया, फैमिली हो गया। ठीक है, देखो फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यही सोशल ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गई। प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखो बहुत भारी भारी यहां पे शब्द आ गए हैं, क्या है, एक तो हो गया आपका सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, और एक हो गया आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ठीक है, तो सोशलाइजेशन मतलब क्या हो गया, यहां पे हम आखिर क्या क्या सीखने वाले हैं अपनी फैमिली के अंदर। ठीक है, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज हैं जो हम अपने बच्चों को इम्पार्ट करते हैं या फिर हम बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, जो भी वैल्यूज हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, या फिर जो बताते हैं कि विच व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, ये सोशलाइजेशन मतलब हो गया कि सोसाइटी से अवगत कराना, समाज से किसी भी व्यक्ति को अवगत कराना, ये क्या हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। हम कहते हैं कि कोई है बहुत आइसोलेटेड है, कोई व्यक्ति है बहुत आइसोलेटेड रहता है, ना तो कहीं जाता है ना कहीं आता है, किसी से बात नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से आइसोलेशन हो गया फ्रॉम दी सोसाइटी। ठीक है, और कुछ हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं काफी सामाजिक हैं, काफी समाज में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उनको सोशलाइज करना आता है। ठीक है, वो अपनी बात को या फिर अपने काम को क्या करते हैं, सोशलाइज करते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई डोनेशन का काम कर रहा है, ठीक है, कोई किसी के भले के लिए काम कर रहा है, कोई जैसे मान लीजिए किसी को खाना खिला रहा है, ये सब क्या हो गया, हम मतलब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। हम सामने वालों से हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे व्यक्तियों से भी क्या कर रहे हैं, हम रिश्ते बना रहे हैं। ठीक है, और अपना एक पार्ट निभा रहे हैं सोसाइटी में, तो वो क्या हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हम जो काम करेंगे वही हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये सब क्या है, हमारी जो वैल्यूज है वही तो क्या बनाएंगी, वही तो एक आइडेंटिटी हमारी समाज में क्या करेंगी, फॉर्म करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो उस सोसाइटी में आप पता चलेगा कि भाई इनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं या फिर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो क्या बन गई, आपकी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, उस आइडेंटिटी से आपकी फैमिली भी जानी जाएगी, तो एक तरह से फैमिली क्या कर रही है, आपकी आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो याद रखिए ये हो गया सोशलाइजेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों कीवर्ड्स हैं। ठीक है, याद रखिए, इसको लिख लीजिए कहीं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है और सोशलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए, सोशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सामाजिक मूल्य सोशलाइजेशन हो गए। आइडेंटिटी फॉर्मेशन मीन्स जहां पे परंपराएं और संस्कारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद देखो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर मीन्स फिलहाल जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है वो आखिर क्या है, किस तरह पे डिवाइड किए गए हैं। एक तो है बेस्ड ऑन रेजिडेंस, मीन्स कौन कहाँ रहेगा। ठीक है, कौन कहाँ रहेगा, ये एक उस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन रेजिडेंस। बेस्ड ऑन डिसेंट मतलब वही जो अभी मैंने आपको समझाया कि मातृ सत्तात्मक है या पितृ सत्तात्मक है, एक फैमिली स्ट्रक्चर वो हो गया। एक फैमिली स्ट्रक्चर जो हो गया साइज और स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कि फैमिली जो है कितने साइज में है, मीन्स कितने लोग उसमें रह रहे हैं, कितनी पीढ़ियां उसमें रह रही हैं। अब जो है अब क्या नया चलन में आया है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये जो डिवीजन है वो किसके बेस्ड हो गया, बेस्ड ऑन साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रेजिडेंस, अगर बेस्ड ऑन रेजिडेंस इसमें आप देखिए तो इसमें क्या होगा, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल और नियो लोकल। पैट्री लोकल मतलब सिंपल जो अधिकतर फॉलो होता है, मीन्स जो वाइफ है वो कहाँ रहेगी, अपने हस्बैंड के घर में रहेगी, तो वो क्या हो गया, पैट्री लोकल हो गया। मैट्री लोकल क्या हो गया, मैट्री लोकल देखो, मैट्री लोकल ये हो गया कि अगर हस्बैंड जो है वो कहाँ जाके रहे, वाइफ के घर में जाके रहे। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया मातृ सत्तात्मक फैमिली में अधिकतर ऐसा होता है, जैसे कि खासी जनजाति या फिर जो मेघालय की खासी जनजाति है वहां पर ये प्रैक्टिस पाई जाती है, मैट्री लोकल फैमिली की। अब फिलहाल नया चलन आया है, मीन्स नियो लोकल। नियो लोकल क्या होता है, मीन्स वाइफ क्या कहेगी,
ना तेरे घर ना मेरे घर, हम दूसरा घर लेंगे। ठीक है, यही क्या कहलाया, नियो लोकल कहलाया। नियो लोकल मीन्स जो कि अब क्या है, प्रचलन में है। ठीक है, ये हो गया नियो लोकल। इसके अलावा बेस्ड ऑन डिसेंट, बेस्ड ऑन डिसेंट मतलब जो अथॉरिटी है या डिसीजन मेकिंग पावर है वो किससे किस में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, किससे ट्रांसफर हो रही है मीन्स फादर से हो रही है कि मदर से हो रही है। ठीक है, तो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो पैट्रीलिनियल है या फिर मैट्रीलिनियल है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके अलावा देखो बेस्ड ऑन साइज एंड स्ट्रक्चर, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली हो गई। ज्वाइंट फैमिली में क्या हो गया, ज्वाइंट फैमिली में कई जो जनरेशंस हैं वो क्या होती हैं, एक साथ रहती हैं। मींस ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए या फिर फादर हो गए। ठीक है, तो ये देखो कई जनरेशंस एक साथ रह रही हैं। फिर फादर का जो फादर के ब्रदर हैं वो भी हो गए। एक तरह से ये पूरा क्या हो गया, एक जॉइंट फैमिली हो रही। बच्चे भी क्या है इसी में साथ में रह रहे हैं, जो कि अब क्या है, इसका कल्चर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खासतौर से कहां पे, जो अर्बन एरियाज है, जो अर्बन एरियाज है उसमें अब क्या हो गया है, ये धीरे धीरे कम होने लगा है। ठीक है, अब क्या आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जो है हस्बैंड वाइफ और इनके चिल्ड्रन, जो हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे होंगे वो ही न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे। मींस जो हस्बैंड के या फिर वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, फिलहाल जो है हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो साथ में नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अधिकतर न्यूक्लियर फैमिली के मेजर रीजंस क्या है, मेजर रीजंस हैं कि जो सन है या जो सन है वो क्या है, वो आउट ऑफ सिटी जॉब करता है। ठीक है, मेजर रीजन क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन ड्यू टू वर्क, ऑक्यूपेशन और जॉब। ठीक है, तो जो माइग्रेशन हो गया इसकी वजह से क्या हुआ, पेरेंट्स जो थे वो जहां पे हैं वहीं रहेंगे, और जो एक नई फैमिली बनेगी वो कहां पे रहेगी, वो शहर में रहेगी। तो ये क्या हो गया, एक सेपरेशन हो गया। तो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक नया चलन आ गया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप का। लिव इन रिलेशनशिप क्या हो गई, मीन्स विदाउट एनी मैरिज सिस्टम। मीन्स आप जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें नहीं बंधे हैं, आपने शादी नहीं की है। ठीक है, तो सोशली वो क्या हो गई, सोशली लीगलाइज तो नहीं हुई, क्योंकि जो मैरिज होती है वो क्या होती है, सोशली लीगलाइज तो होती है। ठीक है, अगर सोशली लीगलाइज नहीं है और विदाउट मैरिज अगर दो लोग रह रहे हैं तो वो क्या हो गया, लिव इन रिलेशनशिप, जो कि आजकल काफी प्रिवेलेंट है। ठीक है, काफी प्रचलन में है लिव इन रिलेशनशिप। इसके अलावा क्या हो गया, सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट क्या हो गया, सिंगल पेरेंट वो है कि मान लीजिए कि कोई डाइवोर्स है, किसी का डाइवोर्स हुआ, अगर किसी का डाइवोर्स हुआ या फिर हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, आजकल बाय चॉइस लोग क्या कर रहे हैं, लोग चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं विदाउट मैरिज, लिविंग सिंगल। ठीक है, मान लीजिए कोई जॉब करता है या जॉब करती है और फिलहाल उसने शादी नहीं की है, लेकिन उसको बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है या फिर चाहता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल, एक तरह से सिंगल पेरेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट हो गया, लिव इन हो गया, न्यूक्लियर जॉइंट। ठीक है, ये समझ में आया। ये ट्रेडिशनल जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ये होते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में पहला देखो क्या है, जॉइंट फैमिली। आखिर जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसको अभी मैंने बताया कि कई जनरेशन जो हैं वो क्या है, कई जनरेशन एक साथ रहती हैं, एक ही घर में रहती हैं, और उनका जो ऑक्यूपेशन है वो मेजर
मेजरली क्या होता है, एक ही होता है, कॉमन होता है, मीन्स कॉमन सोर्स ऑफ इनकम। तो कॉमन सोर्स ऑफ इनकम ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये जॉइंट फैमिली के ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होगा, अनडिवाइडेड फैमिली होगी, अनडिवाइडेड फैमिली। आपने एक टर्म बहुत सुनी होगी जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। जब आप टैक्स पे करेंगे या आपके घर का जब कोई आपका कोई बिजनेस है और आपको टैक्स पे करना होगा तो उसमें एक कैटेगरी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। मींस आपका जो बिजनेस है, आपका आपके फादर का और उनके भाई का जो बिजनेस है या आपके अंकल का, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक जॉइंट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो अ जॉइंट फैमिली इज अ टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल जनरेशंस सच एज ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउसहोल्ड, ठीक है। दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड हाउसहोल्ड ड्यूटीज कलेक्टिवली। इस वर्ड पर फोकस कीजिए, यहां पे क्या लिखा है, कलेक्टिवली। मीन्स जो भी फाइनेंशियल बर्डन होगा या सोर्स होगा, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होंगी, सारी की सारी क्या होगी, कलेक्टिवली। कीवर्ड हो गया ये, ठीक है। तो कलेक्टिवली क्या हो गया, एक तरह से यहाँ का कीवर्ड हो गया। तो जॉइंट फैमिली में जो भी होता है वो क्या होता है, एक तरह से कलेक्टिवली होता है। मीन्स कॉमन बिजनेस होगा, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उन सबको सभी क्या करेंगे, साथ में मिलके निभाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जॉइंट फैमिली हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो आखिर इसके क्या क्या फीचर्स हैं जॉइंट फैमिली के, विशेषताएं क्या है। कॉमन प्रॉपर्टी एंड इनकम। अधिकतर क्या होता है, जो अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कॉमन होगा। मींस कॉमन क्या होगा, कॉमन बिजनेस होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी भी अगर ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। इसके अलावा देखो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन्स कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम तुम्हारा है तुम करो, ये काम मेरा है मेरा करो। एक तरह से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई काम करना है तो कलेक्टिवली लोग एक साथ आके सामूहिक तरीके से उसको क्या करते हैं, उसको काम को करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ठीक है। इसके अलावा देखो मल्टी जनरेशनल लिविंग, बताया अभी, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक साथ एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइंट फैमिली हो गई। मेनली सिस्टम क्या होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम होता है। मींस जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा, सीनियर मोस्ट ही क्या होगा, उसका हेड ऑफ द फैमिली होगा, वही क्या होगा, वही होगा डिसीजन मेकर, जिसके पास अथॉरिटी होगी डिसीजंस लेने की, ठीक है, जो कि घर के डिसीजंस लेगा और लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे डिसीजंस को, ठीक है। तो पैट्रियार्कल हो गया, पितृसत्तात्मक, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, ठीक है। और मल्टी जनरेशनल हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। ये सारे के सारे क्या है, जॉइंट फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, ठीक, तो जॉइंट फैमिली यहां पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे कि आखिर जॉइंट फैमिली में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब फिर जो चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक हो गए, सोशल हो गए, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि जॉइंट फैमिली को चेंज कर रहे हैं, हम कैसे जॉइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, क्या क्या रिश्तों में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सब हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2014 में क्वेश्चन आया, क्या आया, द लाइफ साइकिल ऑफ अ जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स रादर देन सोशल वैल्यूज। मीन्स संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय किस पर डिपेंड करता है,
जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, जो आर्थिक कारक होंगे, उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करी जाती है। आप न्यूज़ पढ़ते रहिए, न्यूज़ में अगर कोई आपको डाटा मिलता है ऐसा, तो वो भी आप आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको अपने घर पर या आप ट्राई कर सकते हैं, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप मेंस में बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करेंगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग जब जब आप करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग होगी और उतने ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी कि आंसर को कितने मल्टी डायमेंशनल वे में लिखना है। ठीक है, ये आएगा खाली प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको ऐसे आंसर क्वेश्चन बताता रहूंगा। इसका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक आप इसको जो है, इस वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।